वेल, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लास्ट पार्ट की बात कर रहे हैं जहां पर हमने एचएन में आपको छोड़ा था। तो पहले हमने 2 वीडियो रिलीज कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस की बात करें हम तो आप इसको इस तरह से कुछ समझिए कि ये हमारा अगर एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन के अंदर ये हमारा कुछ इंटेस्टाइन वगैरह हैं। यहाँ पर आप समझ लो लीवर है और यहाँ पर आप समझ लो इंटेस्टाइन है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको कवर करने के लिए, इसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर चढ़ा हुआ है पहले ऊपर से, और उसके बाद जो है हमारा एक एक जो है थिक मसल्स है, जो मसल्स है, फिर उसके बाद हमारा जो कवर कर लेता है। तो उस जो हमारा एक लेयर है, उस लेयर को जो कि प्रोटेक्ट कर रखा है सारे ऑर्गन को, ये जो मैंने रेड कलर से आपको दिखाया कि एक लेयर ने कैसे कवर कर रखा है सारे ऑर्गन को अंदर से, तो उसी लेयर को हम कहते हैं पेरिटोनियम लेयर। और जब उसके अंदर जब हम जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसके अंदर, उसी पेरिटोनियम लेयर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा थिन लेयर होता है और वो प्रोटेक्ट करता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन को, और उसी का इन्फ्लामेशन कहता है पेरिटोनाइटिस। इट इज यूजुअली काउज्ड बाय बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। ये जो होता है ये बैक्टीरिया और फंगल के बेस होता है, और ये एक तरीके का मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें कि हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो सीरियस प्रॉब्लम अकर हो जाएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर हम बात करें इसके कारण की, तो पहला कारण है, अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन है पहला कारण। दूसरा, लीवर, अगर सीरियस लीवर डिजीज हो जाता है, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, तो इन सभी इस डिजीज के अंदर जो है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हमारे आस पड़ोस में फैलती है, तो इससे पेरिटोनियम लेयर कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, और अफेक्ट होगा तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। किडनी का फेल्योर हो जाना भी कहीं ना कहीं काउज करता है। अब ये तो हमने कह दिया प्राइमरी, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे पेरिटोनियम लेयर को। अब हम कुछ ऐसे फैक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि इनडायरेक्टली वे में, जैसे रप्चर और इंजरी इन द एब्डोमिनल ऑर्गन। कोई रप्चर हो गया, कोई इंजरी हो गया, कहीं पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो इससे भी जो है पेरिटोनाइटिस होने की चांसेस बढ़ जाती है। जीआई परफोरेशन, जीआई परफोरेशन का मतलब जो भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है वो परफोरेट कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पेरिटोनियम लेयर को जो है अफेक्ट करेगा और पेरिटोनाइटिस काउज हो जाएगा। अब ये जीआई परफोरेशन कब कब होता है? अपेंडिक्टिस जैसे सिचुएशन में, पेप्टिक अल्सर जैसे सिचुएशन में, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में, और सीवियर इन्फेक्शन में। हमारा दूसरा टॉपिक है एसाइटिस। एसाइटिस की अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ये जो है एक एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन है हमारे पेरिटोनियल कैविटी में, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एसाइटिस। एसाइटिस इज द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। अब ये पेरिटोनियल कैविटी कौन सी कैविटी होती है? वही स्पेस जो मैंने आपको पहले बताया, पेरिटोनियल एक स्पेस है जो कि हमें जो प्रोटेक्ट करती है। तो जो पेरिटोनियम लेयर, एक जो लेयर है और जो हमारा मसल्स है, उसके बीच का जो लेयर, एक जो गैप बनता है, अगर उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसाइटिस। अब अगर हम बात करें काउजेज की, कौन से ऐसे काउजेज है, तो अगर हम बात करें लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो एसाइटिस। लीवर फंक्शन फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हमारे पेरिटोनियम लेयर के अंदर होता है, और ये पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन ही एसाइटिस कहता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में भी होता है। फिर कुछ कार्सिनोमा, कुछ कैंसर्स हैं, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में भी ये हो जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर ये देखने को मिलता है हमारा एसाइटिस, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाटिस के अंदर मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपको दिखने मिलेगा। अगर कोई भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो कहीं ना कहीं फ्लूइड एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा, एसाइटिस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एसाइटिस कंडीशंस। अब हम बात करें फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है उसके डेफिनेशन की बात करें, फिस्टुला की डेफिनेशन, अ फिस्टुला इज एबनॉर्मल कनेक्शन passageway between two organ or vessel that normally do not connect। दो ऑर्गेन या फिर कोई वेसल्स, ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का लिम्फेटिक वेसल्स हो, उसके अंदर जो है दो ऑर्गेन के बीच, दो वेसल के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना, दैट इज कॉल्ड फिस्टुला। अब आप एक एग्जांपल समझो, ये एक ऑर्गेन है, दूसरा ऑर्गेन ये है, इस दोनों ऑर्गेन के बीच में अगर एक पैसेज बन जाए, दोनों के बीच में एक रास्ता बन जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड फिस्टुला। कनेक्शन बन गया जो कि एबनॉर्मल कनेक्शन, इसके बीच में कनेक्शन होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन एक कनेक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल, हम आपको आगे जब पढ़ोगे आप, तो आपको एक कंडीशन मिलेगा पीडियाट्रिक में कि जो है बच्चों के जो होता है ट्रेकिया, वो डायरेक्ट हमारा ट्रेकिया ब्रोंकाई से नहीं जुड़ के डायरेक्ट एसोफेगस से एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया। तो वैसे ही कंडीशन अबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना, ये बहुत सारे इट अकर इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज डाइजेस्टिव पार्ट ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और स्किन।
क्या कारण है फिस्टुला बनने का? सर्जरी। पहला कारण है सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी कैन लीड फिस्टुला फॉर्मेशन। कोई कॉम्प्लिकेशन हो सर्जरी के दौरान तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है फिस्टुला फॉर्म कर सकता है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी एक कारण बनता है, जहां की एब्सेस होगा, एब्सेस होगा तो कहीं ना कहीं जो है फिस्टुला परफोरेट करके फिस्टुला बनने की चांसेस बढ़ जाती है। इंजरी, अगर इंजरी हो किसी टाइप का, जैसे गन शॉट हुआ, किसी को गोली लग गई तो दो ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, तो दोनों ऑर्गन में कहीं ना कहीं एबनॉर्मल पैसेज बन जाएगा, तो फिस्टुला करने। डिजीज, कुछ डिजीज है, सर्टेन डिजीज जैसे कि कॉन्स डिजीज, अल्सराइटिव कोलाइटिस, कैंसर हो जाएगा, तो इसमें फिस्टुला देखने को आपको कॉमनली ये सब जो है देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ फिस्टुला, कुछ टाइप्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो फिस्टुला याद रख लिया कि एबनॉर्मल पैसेज हो गया। अब टाइप्स क्या, फिस्टुला के क्या टाइप्स है? तो पहला फिस्टुला के टाइप्स है एनल फिस्टुला। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्किन है एनएस के अराउंड, वो एनएस के अराउंड जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं फिस्टुला बन जाएगा, तो हमारा एनएस से जो है उस स्किन के अराउंड जो है पैसेज बन जाता है। एक है वेसिको वेजिनल फिस्टुला, बीवीएफ। अब इसमें क्या होता है कि ब्लैडर से वेजिना तक का एक पैसेज बन जाता है इंटरनली, तो उसको भी हम फिस्टुला के अंतर्गत देखते हैं। रेक्टो वेजिनल फिस्टुला, आरबीएफ। आरबीएफ से क्या समझते हैं कि रेक्टम को वेजिना से जोड़ने वाला एक पैसेज बन जाता है, जो कि एबनॉर्मल पैसेज हो जाता है। दूसरा है आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला। आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला में क्या होता है, एएफबी। एबीएफ में क्या होता है कि आर्टरी से वेन कहीं कहीं पे कनेक्ट हो जाता है, जो कि अक्सराना कभी होना नहीं चाहिए, फिर भी आर्टरी से एबनॉर्मल पैसेज जो है वेन तक पहुंच जाती है, और ए फिस्टुला दैट कनेक्ट आर्टरी टू वेन, दैट इज कॉल्ड आर्टरी फिस्टुला, आर्टरी वेनस फिस्टुला। अब हमारा जो है दूसरा टॉपिक दैट इज फिशर। अब जो हम फिशर से क्या समझते हैं, अ फिशर इज अ मेडिकल टर्म रेफर टू स्मॉल टीयर और क्रैक इन द स्किन मसल्स membrane, one of the most common type of anal fissures which tear a small in the lining around. फिशर क्या है कि एक इसमें जो है कहीं ना कहीं कोई सा स्किन में जो है टीयरिंग हो जाना, मतलब ये अगर स्किन है कोई सा, ये पार्ट देख लो आप, जैसे ये हमारा स्किन है, इसके अंदर टीयरिंग होके ये इसका जो है कहीं ना कहीं स्पेस बढ़ जाता है। हम जो है फिस्टुला में देखते थे एबनॉर्मल पैसेज, पर यहाँ फिशर में देख रहे हैं टीयरिंग ऑफ स्किन, स्किन का टीयरिंग, स्किन का फटना, दैट इज कॉल्ड फिशर। पर एक एबनॉर्मल पैसेज, अगर कोई डिफरेंसेज आपसे पूछ दे कि फिस्टुला और फिशर का क्या डिफरेंसेज है, तो आपको बताना है कि भाई फिस्टुला में तो आपको जो एबनॉर्मल पैसेज बन जाएगा, कि एक रास्ता बन जाएगा दो एबनॉर्मल प्लेस के बीच, पर यहाँ जो है फिशर में आपको टीयरिंग ऑफ स्किन देखने को मिलेगा। ये बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ डिफरेंसेज। अगर हम बात करें इसके काउजेज के, काउजेज में आपको रखना है कॉन्स्टिपेशन, काफी लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो रेक्टल एरिया कहीं ना कहीं उसमें टीयरिंग आ जाएगी, हाई प्रेशर के साथ हमारा प्रेशर बढ़ेगा रेक्टम एरिया में कॉन्स्टिपेशन से, तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ड स्टूल की वजह से जो है फिशर बनने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्रोनिक डायरिया, इतना ज्यादा हम डायरिया हो रहा है, बाटरी डायरिया हो रहा है, डायरिया चल रहा है कि हमें इतना ज्यादा हमें प्रेशर लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं हमारे जो स्किन है वो टीयर कर हो सकते हैं। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के समय आप समझ सकते हो जो हमारा वेजिनल स्पेस है मदर के, इसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के जो लोअर पार्ट में इतना प्रेशर बनता है कि वो जो है वेजिनल पार्ट वो भी टीयर हो सकता है। कंडीशन लाइक कोन्स डिजीज के अंदर भी जो है कंडीशन एराइजेस हो जाता है, जिसमें कि हमारा टीयरिंग देखने को मिलता है। अल्सराइटिव कोलाइटिस, अल्सराइटिव अगर कोलन के अंदर जो है अल्सर देखने को मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारा वो जो स्किन है वो कहीं ना कहीं टीयर हो जाएगा। इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन के अंदर भी आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सीलियक डिजीज। Celiac disease is a chronic autoimmune disorder that occur in the small intestine and caused by reaction of gluten, a protein found in wheat and barley rye. ये जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी दिखाएगा। यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी दिखाता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट के अंदर ग्लूटीन पाया जाता है, ग्लूटीन एक प्रोटीन है जो कि व्हीट बार्ली के अंदर पाया जाता है, अगर ऐसे सब्सटेंस हमारे कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे अंदर जो है एक हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। अब ये इसी कंडीशन को हम कहते हैं सीलियक डिजीज। और अगर हम बात करें इसके कारण के, तो जेनेटिक काउजेज इसका पहला कारण है, जो कि फैमिली से कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर आपको देखने को मिलती है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, जब हमारा इम्यून सिस्टम ये हाइपर रिस्पॉन्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक से जो है हमारे अपने ही सेल को जो है कहीं ना कहीं वो किल करना स्टार्ट कर जाता है। ग्लूटोन को वो समझता है कोई हमारा दुश्मन है, हमारा कोई एनिमीज है, तो उसके लिए जो वो है एंटीबॉडीज तैयार करने लगता है और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, हार्म पहुंचाता है। इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि अब जो हम एक्सपोजर लेते हैं रेडिएशन का, या फिर कोई ऐसा गट बैक्टीरिया के अंदर चेंजेस आता है, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं सीलियक डिजीज का जो है डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा सीलियक डिजीज रहा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज कोन्स डिजीज। अब हम कोन्स डिजीज के ऊपर अगर हम बात करें, कोन्स डिजीज इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज that is IBD that cause chronic inflammation and damage to the digestive tract. It can affect any part of the GI from the mouth to the anus, but commonly affect the down part of the small intestine known as ileum. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। इसके अंदर जो है इसका इन्फ्लामेशन आपको दिखेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, और ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर फूड के न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपको माल न्यूट्रिशन देखने को जरूर मिलेगा आपको। इसके काउजेज को बात करें तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कहीं ना कहीं जेनेटिक काउजेज है इसका। द ऑटो इम्यून सिस्टम जो है मिस्टेकनली जो है कहीं ना कहीं हमारे सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और लीडिंग टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये कहीं ना कहीं लीड करता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को। एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, जैसे कि स्मोकिंग करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा कोन्स डिजीज होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कोन्स डिजीज से, माल ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, माल न्यूट्रिशन देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि न्यूट्रिएंट सही से ऑब्जॉर्व नहीं हो पा रहा है इंटेस्टाइन के अंदर। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर सही से कैल्शियम नहीं हो पाएगा, सही से कैल्शियम की ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें बोन का भी डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। और ये इसके अंदर जो हमारा बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, पोरस हो जाता है, जिससे कि बोन इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। एनीमिया, एनीमिया इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। नैरोइंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भी नैरो हो जाता है और इंक्रीज करता है ये कोलन कैंसर को। तो ये हमारी बात थी। अब जो हमारा ये पूरा जो जीआई सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया, यूनिट 5 एएचएन का हमने कंप्लीट कर लिया 3 वीडियोस के अंदर। तो ये आप जो देख रहे हैं वो तीसरा वीडियोस है। पूरा आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में 2 वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मेरे 2 पिछले वीडियो को पूरा मैंने समझाया, एक एक टॉपिक को कहीं से भी कवर नहीं किया। और अब मैं आपको जनरल साइन एंड सिम्टम बताऊंगा जो कि कॉमन है। अब जैसे जीआई डिसऑर्डर के अंदर एब्डोमिनल पेन की बात करें तो ये कॉमन आपको देखने को मिलेगा, क्रैम्पिंग, शार्प और डल पेन। ये आप कहीं भी क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो। कोई भी आपको अगर पूछे एग्जाम में कि कौन सी साइन सिम्टम आपको लिखनी है तो आप एब्डोमिनल पेन लिख सकते हो, नोजिया एंड वोमिटिंग लिख सकते हो, डायरिया लिख सकते हो, ब्लोटिंग एंड गैस लिख सकते हो, हार्ट बर्न, ये आप हर किसी में भी लगभग लिख सकते हो। हार्ट बर्न, बर्निंग इन द चेस्ट, एसिड रिफ्लक्स के केस में, लॉस ऑफ एपेटाइट, रिड्यूस डिजायर टू ईट, वेट लॉस चेंजेस इन गेन, या फिर गेन हो सकता है वेट, या फिर अनइंटेंसली लॉस हो सकता है। स्पेसिफिक सिम्टम अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया कॉमन सिम्टम जो कि आप किसी भी डिजीज के अंदर आप लिख सकते हो। अब आता है कॉमन सिम्टम, जीआरडी के अंदर आप लिख सकते हो एसिड रेगुलेशन, क्रोनिक कफ, ठीक है, पेप्टिक अल्सर के अंदर आप लिख सकते हो बर्निंग स्टोमैक, पेन, ब्लैक स्टोन, उसके बाद आप इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, अल्टरनेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ये सब आप पेप्टिक अल्सर के अंदर लिख सकते हो। इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज के अंदर लिख सकते हो ब्लडी डायरिया, फटीग, गॉल स्टोन, कोलिथियासिस की बात है तो सीवियर अपर राइट एब्डोमिनल पेन लिख सकते हो, जॉन्डिस लिख सकते हो। अब कॉमन डायग्नोसिस की बात करें, कॉमन डायग्नोसिस क्या है जीआई डिसऑर्डर का, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो आपको सबसे पहले लिख के आना है। लैब टेस्ट के अंदर आप सीबीसी करवा सकते हो, एलएफटी करवा सकते हो, स्टूल टेस्ट करवा सकते हो। कुछ इमेजिंग टेस्ट है जिसमें कि आपको अल्ट्रासाउंड करवानी है गॉल स्टोन के लिए, लीवर अपेंडिक्टिस के लिए, सीटी स्कैन करवानी है कोई एब्सेस ट्यूमर देखने के लिए, एमआरआई करवानी है डिटेल इमेजिंग के लिए, लीवर बॉबल कंडीशन को देखने के लिए, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं आप स्टोमैक को ऑब्जर्व करने के लिए। आप जो है बायोप्सी करवा सकते हो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, और कैसे इन्फ्लामेशन, अगर इनर में इन्फ्लामेशन डिटेक्ट करना है तो आपको बायोप्सी करवा सकते हैं आप। तो पूरा यूनिट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप हमारे वीडियो से अगर आप कहीं ना कहीं आप समझते कि हमारा नॉलेज इंप्रूव हुआ है तो आप हमें सपोर्ट के लिए, हमें मोटिवेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और लाइक कर सकते हैं। पर मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका जो मेन हमारा जो एम है वो हमें जो है एटलीस्ट जो लोअर कैटेगरी के भी जो स्टूडेंट है हम उन तक जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं कि हमें यूट्यूब से कोई अर्निंग करनी है या फिर हमें चैनल को बैठ के प्रमोट करना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि मैं आप तक नॉलेज, फ्री नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियोस, तो आप मेरी मेहनत को देखकर लाइक बटन दबा सकते हैं। थैंक यू।